नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेद स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज हम संविधान की अनुसूची देखेंगे। मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें सिर्फ 8 अनुसूची थी, लेकिन धीरे धीरे संविधान संशोधन करते करते वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। जो पहली अनुसूची है वो है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र तथा उनके नाम। अगर किसी राज्य में परिवर्तन करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है तो ये पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा, न कि संविधान के किसी अन्य भाग में परिवर्तन होगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश को काट के अगर उत्तराखंड बनाना है तो ये अनुसूची 1 में इसका परिवर्तन किया जाएगा। उसके बाद अगर बिहार काट के झारखंड बनाना है या आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बनाना है तो वो भी अनुसूची 1 में उसका परिवर्तन किया जाएगा बस। अगर किसी नाम में परिवर्तन करना है तो वो भी अनुसूची 1 में ही परिवर्तन किया जाएगा उसके लिए भी। अनुसूची 2 है वेतन और भत्ते। इसमें किसके किसके वेतन और भत्ते होते हैं? राष्ट्रपति के वेतन होते हैं इसमें, गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं उसके, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते होते हैं इसमें, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के। उसी तरह विधानमंडल जो होता है उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अगर उस विधानमंडल में अगर विधान परिषद है तो उसके भी सभापति उपसभापति के रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इक्का जो होते हैं उनके वेतन और भत्ते इसमें रहते हैं अनुसूची 2 में। उसके बाद अनुसूची 3 है शपथ। इसमें किसकी किसके शपथ होते हैं? इसमें होते हैं संघ के मंत्री की शपथ। उसके बाद संसद में चुनावों के प्रत्याशी, जैसे आप देखते होंगे जब पर्चा दाखिला होता है तो वहाँ पे शपथ ली जाती है। इसे आप एक वीडियो बहुत वायरल होती है जब वो जहाँ पे मोदी जी गए हैं पर्चा दाखिला करने के लिए आईएएस के सामने, वही शपथ जो है यहाँ पे वो शपथ होती है। उसके बाद है संसद के सदस्य, जब चुनाव जीत के आते हैं उसके बाद शपथ होती है। उसके बाद है राज्यों के मंत्री, स्टेट के जो मंत्री हैं उनकी शपथ। उसके बाद है राज्य विधानमंडल, जो चुनाव के प्रत्याशी हैं, जो विधानसभा विधान परिषद के प्रत्याशी हैं। उसके बाद विधानमंडल के सदस्य जब आ जाएंगे तो, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो शपथ होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होता है इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है इनको जो शपथ है गवर्नर दिलवाते हैं। उसके बाद है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो राज्यसभा में कुल सीटें हैं वो हैं 250, लेकिन जो चुनाव है वो सिर्फ 245 सीटों पर ही किया जाता है, जिसमें से 233 सीट है राज्य प्लस संघ की, और जो 12 है इसमें मनोनीत किए जाते हैं, जैसे कि कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा से। अनुच्छेद 82 में इसके लिए दिया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का आवंटन किया जाएगा, क्योंकि आप देखते होंगे जैसे कि राजस्थान है, यहाँ पे 10 सीट है, हिमाचल हरियाणा है यहाँ पे 5 सीट है, यूपी है यहाँ पे 31 सीट है। उसी तरह अगर लोकसभा आप देखिए तो राजस्थान में 25 सीट है, हरियाणा में 10 सीट है और यूपी में 80 सीट है। इसके जो सीट है इसका निर्धारण कैसे किया गया है, ये जनसंख्या को आधार मान के किया गया है। लेकिन 1971 में जो दक्षिणी साउथ के जो स्टेट हैं उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो जनसंख्या नियोजन पर काफ़ी ध्यान देते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और जो यूपी के हैं ये तो जनसंख्या को प्रसाद मानते हैं बच्चों को। तो यहाँ की जनसंख्या दिन दूनी रात में तो 20 गुनी बढ़ती है बहुत तेज़ से ही। उसी तरह तो इसलिए वहाँ के लोग बहुत विरोध किए। इसलिए अगर आप देखते भी होंगे जब सांसद का चुनाव जब होता है संसद का, ज़्यादा फोकस करके यूपी ज़्यादा रहता है, क्योंकि यूपी ही निर्धारित करता है किसकी सरकार बननी है केंद्र में। उसके बाद है अनुसूची 5, ये है अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों से नियंत्रण एवं प्रशासन के प्रावधान। इसमें 10 राज्य हैं। नंबर 1 है इसमें गुजरात, नंबर 2 राजस्थान,
नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 5 पे मध्य प्रदेश, नंबर 6 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 6 तेलंगाना, नंबर 7 छत्तीसगढ़, 8 पे उड़ीसा, उसके बाद झारखंड। ये जो 10 स्टेट हैं, इनमें जनजातियों की जो बहुलता हुई, इसीलिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं जहाँ पे जनजातियों की बहुलता हो। ये अपने आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पिछड़े हुए हैं अगर ये, तो इसलिए इनको माना जाता है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं ये। नंबर 6 जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय के प्रबंधन एवं नियंत्रण के प्रावधान इसमें दिए गए हैं अनुसूची 6 में। उसके बाद है अनुसूची 7 शक्तियों की 3 सूची। एक है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ में जो नियम बनते हैं केंद्र सरकार बनाती है, राज्य में स्टेट बनाता है और समवर्ती पे यहाँ पे संघ राज्य दोनों मिलके बनाते हैं। अनुसूची 8 है भाषा। वर्तमान समय में 22 भाषा है, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय संविधान में सिर्फ 14 भाषा थी। जो 8 भाषा है ये बाद में जोड़ी गई। जो सिंधी है ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के बाद जोड़ी गई। और उसके बाद जो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी है ये 71वां संविधान संशोधन 1991 से जोड़ी गई। और जो संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है इसको। संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो। उसके बाद है अनुसूची 9 भूमि सुधार। ये अनुसूची जो भूमि सुधार है इसमें संशोधन किया गया, क्योंकि ये संशोधन के बाद ही आई थी, क्योंकि जब जो मूल संविधान है उसमें सिर्फ 8 अनुसूची थी। ये सबसे पहले संशोधन किया गया। पहला संविधान संशोधन 1951। जो आप समझते ही होंगे जो ज़मीन है ये संपत्ति है। संपत्ति जो है ये पहले मूल अधिकार थी, लेकिन DPSP में दिया गया है कि लोक कल्याण करना, उसी के लिए पहला संविधान संशोधन के तहत 31 खा और 31 गा 2 नए आर्टिकल जोड़े गए, जिसमें लिखा गया था कि यदि सरकार कोई कानून बनाए जो लोक कल्याण या भूमि सुधार का हो तो वो इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। और वहीं 31 खा में जो था उसमें था कि यदि सरकार कानून बनाए और अनुसूची 9 में उसे डाल दे तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा। मेरा था इसमें अन्य विधियों से मौलिक अधिकार का संरक्षण दिया गया था। इसमें अनुच्छेद 13(1) में था संविधान के पूर्व विधियाँ, और 13(2) में था संविधान पश्चात विधियाँ, और 13(3) था इसमें विधियाँ कौन सी विधि हैं, कोई कानून हो या कोई अध्यादेश हो, किस तरह है। जो 13(1) है, अगर संविधान के पूर्व कोई विधि है जो मौलिक अधिकार पे अगर वो काटती है मौलिक अधिकार को, तो वो शून्य हो जाएगी। उसी तरह से संविधान के पश्चात अगर संविधान के पश्चात कोई अगर विधि बनाई जाती है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, वो भी शून्य हो जाएगी। तो इसी अनुच्छेद 13 को लेके सबसे पहले केस आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में। इसमें कहा गया है कि A और B में जो इन्होंने कहा गया है कि सरकार कोई विधि बनाती है लोक कल्याण के लिए तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती। और जो 13(B) में 31(B) में था कि अगर कोई सरकार विधि बनाती है, अगर अनुसूची 9 में डाल देती है तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो विधियां हैं ये 368 के तहत नहीं आती हैं। और जो 13(3) है जो विधियां दिया गया है इसमें अध्यादेश या कोई कानून अगर बनता है तो ये भी 368 के तहत नहीं आता है, इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद फिर आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस 1965 में। वही जो सुप्रीम कोर्ट ने पुराना स्टैंड बताया था उसी को बरकरार रखा। फिर आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने दोनों फैसलों को पलट दिया और कहा कि जो अनुच्छेद 368 है वो अनुच्छेद 13(3) की जो विधियाँ हैं
का प्रयोग करके कोई भी मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यहाँ पे कहा सुप्रीम कोर्ट यहाँ भविष्यलक्षी निर्णय का सिद्धांत दिया यहाँ पे कि जो पीछे बन चुका है उस पर नहीं, लेकिन जो आगे बनेगा भविष्य में उसके बारे में बताया कि वहाँ पे इस तरह कोई भी विधियाँ जो है मौलिक अधिकार को अगर कोई काटती हैं तो उसको शून्य कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आई इंदिरा गांधी जी, भारत की बेटी। इन्होंने संविधान संशोधन किया 24वां संविधान संशोधन 1971, जिसमें 13(4) जोड़ दिया इन्होंने लाके, और 368(3) इसमें इन्होंने कहा अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। यही सेम बात इन्होंने दोहरा दिया 368(3) में भी। उसके तुरंत बाद उसी वर्ष संविधान संशोधन लाई 25वां। यहाँ पे कहा गया कि जो 31C है, यदि सरकार 39B और 39C के लिए कोई विधि बनाती है तो वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 जो कि मौलिक अधिकार के तहत आता है, यहाँ मौलिक अधिकार पर खारिज नहीं किया जाएगा। इसे अनुच्छेद 39B में क्या है, यहाँ पे है संसाधन का समान वितरण, और 39C में क्या है कि धन का केंद्रीकरण निषेध। अगर वर्तमान में लेकिन देखा जाए तो जो शीर्ष 1% लोग हैं उनके पास लगभग 67% धन है, और उसके बाद बाकी जो देश की जनसंख्या है उनके बाद आप सोच लीजिए कितना होगा। फिर उसके बाद आया केशवानंद बनाम केरल राज्य। सबसे ज़्यादा जो फैसला आया इसी में आया था। उसमें कहा आया जो 25वां संविधान संशोधन किया था 1971, उसी समय केरल राज्य ने एक कानून बनाया था भूमि सुधार को लेके, जिसमें केशवानंद भारती जो थे ये मठ के मठाधीश थे, इनकी काफ़ी ज़मीन उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया सरकार ने। इसीलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास आए और कहा कि जो 25वां संविधान संशोधन 1971 है और जो 31C को खारिज करो, जो 31C में कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा ये संवैधानिक है। जो 25वां संविधान संशोधन इन्होंने किया था पीछे, यहाँ पे कहा यह संविधान के अनुरूप है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूल अधिकार में संशोधन करो, पर यहीं पर पे आके सब मामला अटक गया, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ न हो। तो इंदिरा गांधी ठहरी भारत की बेटी, इन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ और कहो, पूछो उनसे कि मूल ढांचा क्या है। इन्होंने AGI जी को भेजा, AGI साहब को जाके पूछिए क्या है मूल ढांचा। ये उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जब समय आएगा तो हम बताएंगे। इसमें 13 जज की पीठ थी, जिसमें 7 और 6 के फैसला आया था। इन्होंने फिर उसके बाद 1976 संशोधन किया, और सब इसी को संविधान संशोधन भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी हो अगर उसके बार बार फैसलों अगर पलटा जाता है तो फिर अंदर में गुस्सा तो आएगा ही। यहाँ पे इन्होंने फिर अच्छे संशोधन किया संविधान में। यहाँ पे जोड़ा 368(4) और 368(5). यहाँ पे कहा पूरे संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है, और 368(5) में कहा कोई भी पुनर्विलोकन नहीं कर सकता यहाँ पे। तो फिर अब कहाँ रुकने वाले थे लोग, फिर संविधान सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचे। तो भी इसके बाद फिर कौन सा आया केस, आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। यहाँ पे जो 368(4) और 368(5) था, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट शिकायत पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो है मूल ढांचा के खिलाफ है। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के मूल ढांचे में दिया गया है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, इसे आप देखे होंगे संविधान के स्रोत में, ये अमेरिका से लिया गया है। दोनों को निरस्त कर दिया यहाँ पे। फिर छठा केस पहुँचा वामन राव बनाम भारत संघ 1981 में। इन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, जो 9वीं अनुसूची है उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायिक पुनर्विलोकन तो मूल ढांचे में दिया गया है, इसके लिए आप चिंता क्यों करते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई कानून बनता है और उसे 9वीं अनुसूची में अगर डाला जाएगा तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हम करेंगे, परंतु अगर उसके पूर्व कोई भी अगर विधि के कानून बनाया गया है तो उसको हम न्यायिक पुनर्विलोकन में नहीं करेंगे। जो EWS है, जैसे मोदी जी ने लाया था 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से, तो इन्होंने कहा हम तो गारंटी देते हैं। यहाँ पे मोदी जी ने कहा, तो एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था
तो लोग पूछे कौन सी गारंटी देंगे। इन्होंने कहा कि हम इसे संविधान संशोधन के तहत लेके आए हैं। और दूसरी बात क्या किया है यहाँ पे हमने, इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया है। अगर आपने ध्यान से पीछे देखा होगा तो आपको पता ही है कि 9वीं अनुसूची का पुनर्विलोकन हो सकता नहीं हो सकता है। इससे पहले भी 1991 में भी EWS आया था, लेकिन उसे संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद देखते हैं अनुसूची 10, दल बदल विरोधी कानून। इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, क्योंकि इसके पहले था अगर कोई भी पार्टी अब 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, इसको जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। क्योंकि इसके पहले जो था, अगर कोई भी पार्टी, अगर 100 सीट है अगर उसके पास, तो कम से कम एक को 51 सीट चाहिए, दूसरे को 49, तभी सरकार बन पाएगी। लेकिन अगर किसी की पार्टी ने अगर इतनी सीट नहीं पाई, कोई पा गया 40 सीट, अगर किसी को मिल गई 40 सीट यहाँ पे, किसी को मिल गई 30 सीट, किसी को मिल गई 30 सीट, तो यहाँ पे होता था कि यहाँ से कुछ उठा के सांसद हो या विधायक हो, उसको यहाँ ले जाता था 1-2 करोड़ रुपए दे के। उसके बाद फिर जब समझो ये BJP है, ये कांग्रेस है, ये कोई अन्य पार्टी है, और उसके बाद कांग्रेस ने कुछ चंदा वंदा लगाया कुछ दिन ले, जब इसने पैसा इकट्ठा किया तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको हम 2-2 करोड़ रुपए देंगे, अब आप चलिए हमारे पास। फिर उठाए झोरा बोरा अपना ये चल दिए इनके पास। फिर इन्होंने कहीं चंदा इकट्ठा किया, इन्होंने कहा आप चलिए हमारे पास, फिर चले गए इनके पास ही। तो इसको क्या कहा गया, आया राम गया राम, आया राम गया राम। ये NCERT अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे दिया गया है, आया राम गया राम। तो इसी के लिए संविधान संशोधन किया गया कि अगर कोई भी, अगर जातीय पार्टी अगर कोई भी वहाँ पे है, तो अगर उसके अगर 100 विधायक या सांसद हैं, तो कम से कम 1/3 के साथ जाएगा तभी काम हो पाएगा, नहीं तो वो मान लिया जाएगा विघटन। नहीं अगर इस तरह जाएगा तो उसे मर्जर मान लिया जाएगा कि पार्टी जाके उसमें विलय हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं माने, जो उनकी आदत थी मानी नहीं, पूरी बस की बस बिक जाती थी। फिर उसके बाद फिर लाया गया 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कहा गया कि 2/3, जब 2/3 लोग जाएंगे तभी माना जाएगा। अगर 100 लोग हैं जिसमें से 2/3 जाएंगे, 66 लोग कम से कम जाएंगे तभी, नहीं सबके जो सदस्यता है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें दिक्कत हुई सब लोगों को, तब से फिर कुछ मामला डाउन पड़ा इसका, नहीं तो आया राम गया राम, आया राम गया राम चल रहा था बस यही। उसके बाद आया अनुसूची 11 पंचायती राज, इसको जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें 29 विषय दिए गए हैं। इसके पहले 2 स्तरीय सरकार थी 1992 से, यानी एक केंद्र सरकार दूसरा राज्य सरकार। लेकिन इसमें अगर आप देखते होंगे MP जो होते हैं, MLA, ये जब 5 वर्ष इनका बीत जाता है तो आपके दरवाजे पे आते हैं ये। उसके पश्चात तक इनको दर्शन के लिए समझो भगवान का दर्शन हो गया है, इनका दर्शन भी मिलना दुर्लभ हो जाता है। वही हाल MLA का होता है। जो नीचे के किसान हैं, अन्य लोग हैं, इनको यहाँ तक पहुँचना बहुत दुर्लभ हो गया था। इसीलिए स्थानीय सरकार एक तीसरी सीढ़ी जोड़ी गई, जिसके माध्यम से कोई भी नीचे का व्यक्ति यहाँ पे पहुँच सकता है प्रधान के पास, या कहीं कहीं मुखिया कहा जाता है या पार्षद होते हैं, इनके पास आराम से जा सकता है। जिसमें स्थानीय सरकार में 2 जोड़ा गया, जिसमें एक पंचायती राज था गांव के लिए, दूसरा नगर पंचायत से शहर के लिए। जो राज्य के पास हैं 59 विषय हैं, इसमें से 29 विषय तक दे सकता है। आपको पता ही होगा कौन कौन सा विषय देगा यहाँ पे, वही नाली, स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट, तालाब, ये सफाई करवाओ, बस यही काम रहता है प्रधान के पास, यही सब देता है, अपन कमाओ खाओ आराम से। उसके बाद अनुसूची 12 नगर पालिका, इसको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें कौन सी जोड़ी गई, इसमें कितने विषय दिए गए, इसमें दिए गए 18 विषय। इसी 18 विषय में काम करना है। वही
जो 59 विषय थे उसी में से 18 विषय दिए गए हैं। इससे 18 से ऊपर नहीं दे सकता, 18 से कम ही देगा। उसमें जो भी हो, नगर पालिका का काम, खड़ंजा लगवाना, इंटरलॉकिंग हुआ, नाली का, स्ट्रीट लाइट, टंकी पानी का, इसी सब व्यवस्था के लिए। इसको एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं 12 अनुसूची को बहुत जल्दी। जो सबसे पहली अनुसूची थी उसमें क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और नंबर 2 क्या है, वेतन और भत्ते। नंबर 3 है शपथ, इसको आप देख सकते हैं किसके शपथ है। उसके बाद नंबर 4 है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। उसके बाद 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण एवं के लिए प्रावधान। उसके बाद है 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति के प्रबंधन के लिए प्रावधान। नंबर 7 है शक्तियों की 3 सूची। नंबर 8 है भाषा। उसके बाद नंबर 9 है भूमि सुधार। उसके बाद आएगी नंबर 10वीं, जिसमें दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। उसके बाद नंबर 11 पंचायती राज, 12 नगर पालिकाएँ। अगर आपको सेक्शन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।